नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ईश्वर की अप्रतिम रचना व्यक्ति को समझने की बात हम करने जा रहे हैं। और व्यक्ति को समझने में यह आवश्यक हो जाता है सबसे पहले व्यक्तित्व को समझना। व्यक्तित्व लैटिन शब्द पर्सोना से बना हुआ है और इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो पर्सनालिटी। पर्सोना जो यह लैटिन शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है मुखौटा। और प्राचीन काल में प्रायः व्यक्तित्व का सीधा अर्थ जो है उसके बाहरी आवरण यानी मुखौटे से चेहरे से लगा लिया जाता था। कालांतर में इस पर कई विचारधारा प्रकाश में आया और संपूर्णता में देखें तो व्यक्तित्व न सिर्फ भौतिक स्वरूप अर्थात बाहरी आवरण का प्रतिमान है, बल्कि यह व्यक्ति के कई सारे अन्य गुणों का एक सामूहिक रूप है, जिसमें आचार विचार, वेशभूषा, व्यवहार, क्रियाएं, चिंतन इत्यादि कई सारे फैक्टर हैं। इस तरह से व्यक्तित्व आंतरिक और बाहरी दोनों ही गुणों का सम्मिश्रण है। व्यक्तित्व के संबंध में कुछ सुपरिचित परिभाषाएं, जिसमें एस महोदय कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसके व्यक्ति होने की संभावना को दर्शाता है। वहीं गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का संगठित रूप है। इस संबंध में मैकर्डी की परिभाषा और ज़्यादा रुचिकर है। वो संपूर्णता में व्यक्तित्व को देखते हैं। उनकी परिभाषा के अनुसार व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इस तरह से देखें तो हमारी रुचियां और प्रवृत्ति व्यक्तित्व से ही जुड़ी हुई होती है। अब मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के बताए गए आधार स्तंभ की चर्चा करते हैं। आधार स्तंभ जिस पर व्यक्तित्व टिका होता है, इसके 4 आधार मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए, जिसमें पहला आधार मटेरियल सेल्फ, दूसरा सोशल, तीसरा स्पिरिचुअल और चौथा प्योर ईगो। इन 4 आधार स्तंभों पर ही व्यक्तित्व का निर्माण टिका होता है, जिसमें मटेरियल सेल्फ भौतिक आधार स्तंभ है और यह एक तरह से फिजिकल बनावट, शारीरिक संरचना और इसकी दशाओं पर हमारा व्यक्तित्व निर्भर करता है। आप आगे इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। वहीं सोशल सेल्फ की बात करें तो सामाजिक संरचना और समाज के साथ अनुक्रिया, यह भी व्यक्तित्व को तय करता है। एक तरह से इसके भी प्रभाव पड़ते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ की बात करें तो स्पिरिचुअल सेल्फ के तहत धर्म और आध्यात्म की ओर झुकाव, किस प्रकार से किन दशाओं में व्यक्ति का व्यक्तित्व इस तरह से परिभाषित होता है, यह तीसरे आधार स्तंभ पर टिका होता है। वहीं प्योर ईगो की बात करें, शुद्ध अहम, तो इस तरह के आधार स्तंभ जो है व्यक्ति को एक तरह से पूर्ण ज्ञानी बनाता है। अर्थात ऐसे आधार स्तंभ के तहत ये मैं जो है यह लोप हो जाता है। मैं से ये कहीं आगे निकलकर आत्मा की बात करते हैं। अब व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करें तो सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वह 400 BC में हिप्पोक्रेट्स द्वारा पहली बार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। शारीरिक रसायन की अधिकता के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जिसमें एक में रक्त की प्रधानता के आधार पर, दूसरे कफ की प्रधानता के आधार पर, तीसरा पीला पित्त, चौथा काला पित्त। इस तरह के रसायन हमारे शरीर के अंदर कम या अधिक मात्रा में सबके शरीर में मौजूद रहते हैं और जिनकी प्रधानता ज़्यादा होती है उनमें विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का गुण दिखाई पड़ता है।
रक्त की प्रधानता वाले व्यक्ति को सकारात्मक माना गया, इन्हें उत्साही की श्रेणी में रखा गया। कफ की प्रधानता वाले व्यक्ति जो है वह शांत स्वरूप के आलसी, एक तरह से विरक्त की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। वहीं पीले पित्त की बात करें तो इनकी प्रधानता वाले व्यक्ति गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, इन्हें क्रोधी की श्रेणी में रखा गया है। वहीं काले पित्त की प्रधानता वाले व्यक्ति एक तरह से नकारात्मक की श्रेणी में रखे गए हैं और ऐसे लोग प्रायः उदासीन होते हैं, उदास रहने वाले। व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर विभाजन जिन दो महाशय द्वारा किया गया है उनको भी जानना जरूरी हो जाता है। और शारीरिक बनावट के आधार पर जो तय किया गया है व्यक्तित्व को, एक सेल्डन महोदय द्वारा और दूसरे जो हैं क्रेस्मर का वर्गीकरण। सेल्डन महोदय शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा एक्टोमॉर्फिक और तीसरा मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जो है वह स्थूलकाय व्यक्ति की निशानी, एक्टोमॉर्फिक लंबकाय और मेसोमॉर्फिक जो है वह कृशकाय। वहीं शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेस्मर का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में होता है, जिसमें पहला पिकनिक, दूसरा एस्थेनिक, तीसरा एथलेटिक और चौथा डैश प्लास्टिक। पिकनिक श्रेणी के तहत छोटे पुष्ट गोलकाय शरीर वाले व्यक्ति जो है वो आते हैं और ये श्रेणी एंडोमॉर्फिक के तहत सेल्डन द्वारा बताया गया है। ये प्रायः आराम पसंद और खाने के शौकीन व्यक्ति होते हैं। वहीं एस्थेनिक की श्रेणी में पतले, लंबे और तंग सीना वाले व्यक्ति होते हैं। प्रायः आप खेलों से जिक्र करें तो ऐसे लोग वॉलीबॉल में ज़्यादा सफल होते हैं, लंबाई इनकी अधिक होती है। तीसरी श्रेणी एथलेटिक की, ये एक तरह से सर्वथा उचित अनुपात, शारीरिक बनावट के आधार पर इनका बॉडी मास इंडेक्स और शरीर के सभी अंगों का एक तरह से संतुलन होता है। एथलेटिक शरीर वाले व्यक्ति ज़्यादातर सक्रिय रहते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में। दूसरी ओर सेल्डन लंबकाय श्रेणी के तहत उसी एस्थेनिक की बात पहले कर चुके हैं। लंबे व्यक्ति की श्रेणी में एक्टोमॉर्फिक के तहत और मेसोमॉर्फिक के तहत कृशकाय की जो बात हो रही है वही श्रेणी एक तरह से एथलेटिक की श्रेणी में आते हैं। मेसोमॉर्फिक के नाम से सेल्डन का वर्गीकरण, और सेल्डन के वर्गीकरण के तहत इन तीनों श्रेणी में ना आने वाले वैसे लोग जिनको क्रेस्मर ने डैशप्लास्टिक की श्रेणी में रखा है, ऐसे लोग अनुचित अनुपात वाले या विशेष संरचना वाले लोग होते हैं। अब युंग महोदय के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझना आवश्यक है। युंग महोदय ने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर बांटा, मूलतः 2 आधार पर। पहले प्रकार के अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, वहीं दूसरे प्रकार के बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपना व्यवहार और आदतें बाह्य रूप में प्रकट नहीं करते, एक तरह से अपने आप में खोए रहने वाले व्यक्ति, और ये चेतना के स्तर पर ज़्यादा
सक्रिय रहते हैं। ये बोलते कम हैं, चिंतन अधिक करते हैं, अतः दार्शनिक, लेखक, रिसर्चर इत्यादि बनने की संभावना इनमें अधिक होती है। और वहीं दूसरे प्रकार के बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व के लोगों की सक्रियता एक तरह से बाहरी दुनिया में होती है और ये एक तरह से संपर्क बनाने वाले इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं, आनंद प्रधान और आशावादी होते हैं, लेकिन साथ ही अहमवादी और अनियंत्रित भी होते हैं। इनमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, व्यापारी इत्यादि बनने की अधिक संभावना होती है। इस तरह से देखें तो ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण वाले होते हैं। वहीं बाद में तीसरे प्रकार का गुण जो है उभयमुखी, इसे भी स्वीकार किया गया। इसमें दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व के गुणों का एक तरह से सम्मिश्रण होता है। दुनिया में सर्वाधिक श्रेणी इसी प्रकार के व्यक्तियों की पाई जाती है। प्रायः एक ही व्यक्ति इन दोनों ही प्रकार के गुणों को अलग अलग परिस्थितियों में जाहिर करते हैं। इनकी मात्रा कम या ज़्यादा परिस्थिति अनुसार होते रहती है। वहीं व्यक्तित्व के वर्गीकरण का भारतीय दृष्टिकोण, इसकी चर्चा करनी भी आवश्यक है। भारतीय दृष्टिकोण के तहत कपिल मुनि की चर्चा सर्वाधिक होती है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता। इनका वर्गीकरण होता है 3 आधार पर: सतोगुणी, रजोगुणी और तीसरा तमोगुणी व्यक्तित्व। सतोगुणी वाले व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वे प्रायः किन्हीं भी परिस्थितियों में सत्य के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। वहीं रजोगुणी वाले व्यक्ति में राजसी गुणों की प्रधानता होती है। एक तरह से अपनी बातों को मनवाना और उसके पीछे फोर्स और अपनी सक्रियता जाहिर करना। तमोगुणी वाले व्यक्तित्व में प्रायः नकारात्मकता, एक तरह से ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि सभी प्रकार के नकारात्मक तत्व पाए जाते हैं। यूँ कहें तो सब चलता है कि मानसिकता वाले लोग तमोगुणी की ही श्रेणी में आते हैं। इस तरह से सतोगुणी में जहाँ सज्जन लोग होते हैं, रजोगुणी में कर्म प्रधान वाले एक तरह से सक्रिय लोगों की श्रेणी होती है। वहीं तमोगुणी जो है एक तरह से नकारात्मक लोगों का समूह। इस तरह से व्यक्तित्व की संक्षिप्त परिचर्चा का अंत होता है। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।